नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग सॉल्व करेंगे आज के पेपर के आंसर की, और आज का अपना पेपर था 20वां, जिसके आंसर की अभी हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इससे पहले 19 पेपर अपन डिस्कस कर चुके हैं, आप सभी ने टेस्ट भी दिया होगा। और जो लोग टेस्ट नहीं दे पाए थे या फिर वो टेस्ट पेपर्स जिन्होंने नहीं देखे हैं, वो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपको ESIC टेस्ट सीरीज 2024 के नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे वो आप सारे के सारे पेपर्स देख सकते हैं। तो आज अपन 200 क्वेश्चन कंप्लीटली डिस्कस कर लेंगे, जिसमें यूपीएससी पैटर्न के क्वेश्चंस भी हैं एंड कुछ जो इंपॉर्टेंट एनक्लेक्स बेस्ड वन लाइनर क्वेश्चंस है, यानी सिंगल जो क्वेश्चन आप बोल सकते हैं जिसमें यूपीएससी पैटर्न इंक्लूड नहीं है, वो क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो 19 पेपर्स जो अपन ने पहले पढ़े हैं वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो आप सभी लोग जो नहीं देख पाए वो ज़रूर देख लें। तो चलिए आज के पहले एनालिसिस की बात कर लेते हैं, इसके बाद बढ़ते हैं अपनी आंसर की तरफ। तो आज के एनालिसिस की बात करते हैं। तो 80 कैंडिडेट ने अभी तक जवाब दिया है, जिसमें से 90% एक कैंडिडेट के आया है एंड 80% जो है 2 कैंडिडेट लेकर आए एंड 70% जो है 12 कैंडिडेट लेकर आए हैं। तो मात्र 14 कैंडिडेट है जिन्होंने 70% से अबव मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। बाकी जैसे और कोई एग्जाम देते हैं 10 से 15 कैंडिडेट जो भी बढ़ते हैं, वो उनका रिजल्ट भी आपके सामने पेश हो जाएगा जब आपको शाम को ग्रुप के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी तक के एनालिसिस की अपन ने बात की है। सिर्फ एक कैंडिडेट है जिसके 90% है, 2 कैंडिडेट है जिनके 80% और 70% से बहु 12 कैंडिडेट। बाकी रिजल्ट आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल के अंदर मिल जाएगा। चलिए तो अब बात करते हैं आज के पेपर के आंसर की। पहला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए 5 month-old infant is brought to pediatric unit या clinic for a routine monthly examination. What assessment alert the nurse to notify the healthcare provider? देखिए, एक 5 महीने का बच्चा है जो कि पीडियाट्रिक क्लिनिक पे आपके पास में आया है और वो मंथली जो है रूटीन एग्जामिनेशन आपसे करवा रहा है। एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप इस बच्चे का क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं। तो असेसमेंट जब आप करेंगे तो ऐसी कौन सी फाइंडिंग आपको इस बच्चे में देखने को मिलेगी, जिसको देखने के बाद तुरंत आप क्या करोगे, हेल्थ केयर प्रोवाइडर यानी आप डॉक्टर साहब को जो है इन्फॉर्म कर दोगे या नोटिफाई कर दोगे। तो पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पे, टेम्परेचर ऑफ 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट ब्लड प्रेशर ऑफ 75/48 mmHg। नेक्स्ट हार्ट रेट ऑफ 100 बीट्स पर मिनट। नेक्स्ट रेस्पिरेटरी रेट ऑफ 50 ब्रीथ पर मिनट। तो यहाँ पे देखिए टेम्परेचर थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ है, मतलब फीवर हो सकता है बच्चे को, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मली है एंड हार्ट रेट जो है वो भी नॉर्मली है। 5 महीने का बच्चा है, असेसमेंट आप कर रहे हैं। यहाँ पे जो आप फाइंडिंग देखेंगे या फिर असेसमेंट आपको देखने को मिलेगा, अगर वो आपको देखने को मिलता है तो आपको तुरंत डॉक्टर साहब को बताना है। यानी ऑप्शन 4 जो आपका ऑप्शन है, रेस्पिरेटरी रेट ऑफ 50 ब्रीथ पर मिनट, ये अगर फाइंडिंग आपको देखने को मिलती है तुरंत डॉक्टर साहब को बताना है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे को क्या हो गया, टैकिपनिया। यहाँ पे बच्चे को क्या हो गया, टैकिपनिया। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, डॉक्टर साहब को इन्फॉर्म करना होगा। चलिए इसको थोड़ा सा रेशनल में और देखते हैं। द एवरेज रेस्पिरेटरी रेट फॉर इन्फेंट इज 35 ब्रीथ पर मिनट। जो भी इन्फेंट्स होते हैं उनकी नॉर्मल जो रेस्पिरेटरी रेट होती है एवरेज में, वो 35 ब्रीथ पर मिनट जो है वो हो सकती है। ये एवरेज में आपको बताया गया। यहाँ पे कितनी दे रखी है रेस्पिरेटरी रेट, यानी कि बच्चे की कितनी असेस हो रही है, 50 ब्रीथ पर मिनट, यानी कि बच्चे को क्या हो गया, टेकेपनिया। तो इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है, इसलिए डॉक्टर साहब को आपको बताना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही जवाब है। ऑलमोस्ट ने सही जवाब लिखा है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए नर्स आइडेंटिफाइज दैट ए क्लाइंट रिसीविंग कीमोथेरेपी हैज ए लॉस्ट वेट, व्हाट आर एप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर दिस क्लाइंट। एक पेशेंट है जिसके कीमोथेरेपी चल रही है। अब आपको ये पता चल गया होगा कीमोथेरेपी किसके चलती है, जिनको कैंसर होता है, यानी कैंसर से पीड़ित पेशेंट है जिसको कीमोथेरेपी चली है और इस पेशेंट में क्या हुआ है, वेट लॉस हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे ये पूछना चाह रहा है कि एज नर्सिंग ऑफिसर यहाँ पे आपका क्या इंटरवेंशन, कौन कौन से नर्सिंग इंटरवेंशन इस पेशेंट के लिए एप्रोप्रिएट होंगे। पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है प्रोवाइडिंग लो कार्बोहाइड्रेट मील। नेक्स्ट एक्सप्लेनिंग द इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी। नेक्स्ट एनकरेजिंग द इंटेक ऑफ प्रीफर्ड फूड। नेक्स्ट प्रमोटिंग द इंटेक ऑफ स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट मील। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रिंग ऑर्डर एंटीएमेटिक बिफोर मील। तो यहाँ पे देखिए जो आपका सही जवाब होगा, देखिए पेशेंट है कीमोथेरेपी पे, यानी कि उसको वॉमिटिंग वगैरह हो सकती है, तो खाना खाने से पहले एक तो क्या करना है आपको, एंटीमेटिक ड्रग जो है जो ऑर्डर कर रखी है डॉक्टर साहब ने वो आपको एडमिनिस्टर करनी है। यानी एंटीमेटिक ड्रग आपको क्या करनी है, बिफोर मील देनी है, एडमिनिस्टर करनी है। एक तो ये काम करना है क्योंकि वेट लॉस उस पेशेंट का हो रहा है,
तो ऐसा भी नहीं करना है कि बारी बारी उस पेशेंट का वेट लॉस होता रहे, जब भी कीमोथेरेपी चले और उसका वेट लॉस जो है बारी से होता रहे, तो ऐसा नहीं होने देना है। तो आपको यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर एज ए जो वर्क आप करेंगे, जो इंटरवेंशन आप यूज़ करेंगे, वो क्या करेंगे, एक तो एंटीमेटिक ड्रग जो डॉक्टर साहब ने कही है वो आपको देनी है। दूसरा, जो पेशेंट है वो एक साथ खाना नहीं खा सकता है, तो उसको कहिए कि आप बारी बारी से खाइए, लेकिन आपको खाना जो है वो आपको प्रॉपर खाना है। यानी जो आप खाना ले रहे हैं वो अगर एक साथ आप नहीं खा पा रहे हैं, जैसे 4 चपाती या फिर 2 चपाती जो है वो नहीं खा पा रहे हैं, तो उसको कहिए कि आप अभी आधी चपाती खा लीजिए, आधे घंटे 1 घंटे बाद फिर से आप आधी चपाती खा लीजिए। इस प्रकार से मतलब स्मॉल ईट एंड फ्रीक्वेंट मील्स, बारी-बारी से खाना खिलाना, थोड़ा-थोड़ा खिलाना है, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पे एक जो आपका इंटरवेंशन और रहेगा वो रहेगा एनकरेज द इंटेक ऑफ प्रेफर्ड फूड। जो भी प्रेफर किया गया है फूड, उसको एनकरेज करना है। डॉक्टर साहब ने कहा है कि इसको सेव खिलानी है तो सेव आपको खिलानी है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर साहब ने कहा है और आप कर नहीं रहे हो, मतलब आप तो नहीं खुआ सकते, बट इसके जो पेरेंट्स हैं, जो घर वाले हैं, वो तो लाके दे सकते हैं। आप उनको बताएंगे तभी तो वो लाके देंगे। तो जैसा प्रीफर किया गया है फूड, वो आपको एडमिनिस्टर करना है, उसको एनकरेज करना है कि ये जो जितना ज़्यादा खा सकता है, पी सकता है, उतना ज़्यादा आप खिलाए पिलाए। एक साथ नहीं खा सकता, थोड़ा थोड़ा इसको खिलाए, ठीक है। साथ साथ अगर वॉमिटिंग उसको होती है तो खाना खाने से पहले एंटीमेटिक जो है वो एडमिनिस्टर करनी है, जैसे डॉक्टर साहब ने लिखी है वो आपको देनी है। तो यहाँ पे 3, 4 और 5 बिल्कुल सही जवाब है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन है जिसमें 3, 4, 5 आ रहा है, यानी ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब है, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा रेशनल में और देख लेते हैं। बाकी जो इंटरवेंशन है आपके वो सारे के सारे यहाँ पे आ गए हैं, वही चीज़ें जो है रेशनल में आपको मिलती है। Selecting preferred food increase the likelihood to the client eating the food. Small frequent feeding are better tolerated than large meal. Antiemetic should be administered prophylactically to decrease nausea and enhance appetite. ये जो एंटीमेटिक ड्रग है वो क्या करेगी, एक तो एपेटाइट को बढ़ाएगी, ठीक है, एंड नोजिया के रिस्क को जो है डिक्रीज कर देगी, पेशेंट को वॉमिटिंग नहीं होने देगी। पेशेंट मान लीजिए लार्ज मील जो है वो नहीं ले पा रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा खिला दीजिए, ठीक है। तो फ्रीक्वेंट फीडिंग आपको करवानी है, स्मॉल स्मॉल आपको करवानी है। साथ ही साथ जो प्रीफर किया गया है वही फूड जो है, जो सेलेक्टिंग प्रीफर फूड पेशेंट के लिए किया गया है, वही फूड्स उस पेशेंट को आपको देना है। तो ये आपके एज ए नर्सिंग ऑफिसर वर्क यहाँ पे रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाइल convulsing the abdominal area surgery aid client develops thrombophlebitis. Which clinical indication of this complication should the nurse expect to identify when assessing the client? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ये शायद स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है। मैंने आपको परसों भी बताया था शायद, एक पेपर में जो क्वेश्चन था 50 नंबर का वो गायब हो गया था, तो यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है। लेकिन यहाँ पे समझ लीजिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है कि एक पेशेंट है जिसके एब्डोमिनल सर्जरी हुई है और उस पेशेंट को थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस जो है, ये कॉम्प्लिकेशन उसमें डेवलप होने के रिस्क रहेंगे। तो यानी कि थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस डेवलप हो गया है एब्डोमिनल सर्जरी वाले इस पेशेंट के अंदर। अब आगे पूछा गया कि कौन कौन से वो क्लिनिकल इंडिकेटर्स हैं जो नर्स आइडेंटिफाई करेगी या फिर जो कॉम्प्लिकेशन है उसको असेस करने में वो हेल्प करेंगे या फिर असेसमेंट में आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहला है पेन इन काफ, पेन इन काफ मसल या फिर काफ। नेक्स्ट है इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन। नेक्स्ट है रेडनेस इन द अफेक्टेड एरिया। नेक्स्ट ऑप्शन है पिटिंग एडिमा ऑफ द लोअर लेग। नेक्स्ट है इकाइमोटिक एरियाज अराउंड द एंकल। नेक्स्ट है लोकलाइज्ड वार्मथ इन द लोअर एक्सट्रीमिटीज। तो यहाँ पे देखिए जो आपका सही जवाब होगा वो क्या होगा, एक तो जो है आपके यानी कि इस पेशेंट में लोकलाइज्ड वार्मथ इन द लोअर एक्सट्रीमिटीज होगा। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हुआ है तो लोअर एक्सट्रीमिटीज थोड़ी सी गर्म रहेगी, वार्मथ रहेंगी, ठीक है। तो ये एक तो आपको फाइंडिंग देखने को मिलेगी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के पेशेंट के अंदर, ठीक है। साथ ही साथ और क्या फाइंडिंग आपको देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है जिनमें 6 आ रहा है। कितने ऑप्शन है, 3 ऑप्शन। तो यहाँ पे देखिए जो बाकी ऑप्शंस है, एक आपको जो है पेन इन काफ, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस अगर पेशेंट को डेवलप होता है तो पेन जो है काफ मसल में आपको देखने को मिलेगा। साथ साथ रेडनेस, जिस एरिया में थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हुआ है वो एरिया कैसा रहेगा, अफेक्टेड एरिया रेडनेस रहेगा। तो यहाँ पे 1, 3 और 6 जो ऑप्शन है वो आपका क्या है, सही जवाब है। चलिए यहाँ पे 1, 3, 6 ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलिए यहाँ पे रेशनल में देख लीजिए, पेन इज रिलेटेड टू एडिमा एसोसिएटेड विद इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स। इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स से जो एडिमा हुआ है
उससे रिलेटेड है आपका पेन, यानी उसकी वजह से क्या होगा, पेन होगा। कहाँ पे, काफ में। ठीक है। नेक्स्ट रेडनेस रिलेटेड टू वेजोडाइलेशन एंड इन्फ्लामेशन रेस्पॉन्स। इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स जब भी होती है तो रेडनेस जो है वो डेवलप हो जाती है। जहाँ भी इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स होता है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, वेजोडाइलेशन हो जाता है और वहाँ पर रेडनेस जो है वो देखने को मिलती है। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस इज इन्फ्लामेशन इन द वेन अकर्स विद फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस का मतलब क्या है कि वेन के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना और क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाना। वार्मथ इज रिलेटेड टू वेजोडाइलेशन। यहाँ पे जो वार्मथ होगा यानी गर्म जो अफेक्टेड एरियाज रहेगा वो भी वेजोडाइलेशन की वजह से रहेगा। तो यहाँ पे ये जो तीनों कंडीशंस है ये आपको देखने को मिलेगी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के अंदर। अब बात करते हैं इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन, जिसका मतलब है पेन व्हेन वॉकिंग एंड रिजल्टिंग फ्रॉम टिश्यू इस्चेमिया। वॉकिंग करते समय पेन हो रहा है, इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन को इंडिकेट कर रहा है। इसकी वजह से क्या हो सकता है, मतलब टिश्यू इस्चेमिया हो सकता है इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन की वजह से। मैं अकर इन पेरिफेरल आर्टियल डिजीज एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पूछा जा सकता है कि इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन या फिर पेरिफेरल आर्टियल डिजीज कंडीशन अगर किसी को होती है तो क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आपको देखने को मिलेगा। तो आपको वहाँ पे जवाब क्या करना होगा, इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन। पेरिफेरल आर्टरी डिजीज में इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन देखने को मिलता है। ऑल्दो सम लोकलाइज्ड एडिमा अकर, पिटिंग एडिमा डज नॉट अकर इन थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। यानी लोकलाइज्ड एडिमा जो है वो आपको थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस की कंडीशन में देखने को मिल सकता है, लेकिन पिटिंग एडिमा यहाँ पे नहीं होगा। ओके। इकाइमोसिस इज ए साइन ऑफ ब्लीडिंग। इकाइमोसिस जो है वो किसको इंडिकेट करता है, ब्लीडिंग को। ब्लीडिंग का साइन है इकाइमोसिस। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस इज कॉज्ड बाय ए क्लॉट, लेकिन यहाँ पे जो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस है वो तो क्लॉट से होने वाली डिजीज कंडीशन है, तो यहाँ पे ये इकाइमोसिस में नहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, एक तो पेरिफेरल आर्टरी डिजीज में इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन देखने को मिलता है, दूसरा ब्लीडिंग में इकाइमोसिस साइन जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a nurse is preparing to give a client tepid bath and uses a bath thermometer to test the water temperature. What is the acceptable टेम्परेचर रेंज फॉर ए टैपिड बाथ। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि एक पेशेंट है जिसको टैपिड बाथ के लिए कहा गया है कि भाई टैपिड बाथ जो है इसको करवाना है। तो एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप क्या कर रहे हैं, टैपिड बाथ उस पेशेंट को देने वाले हैं। तो उससे पहले आप क्या कर रहे हैं, पानी को गर्म आपने किया है और जो थर्मोमीटर है उससे आप वाटर का टेम्परेचर चेक कर रहे हैं। तो आप बताइए कि कितना टेम्परेचर जो है वो एक्सेप्टेबल होगा टैपिड बाथ करवाने के लिए। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पहले भी बहुत बार पूछा जा चुका है। पहला ऑप्शन है 92 टू 94 डिग्री फ़ारेनहाइट, नेक्स्ट है 95 टू 97 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे एक चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी, टैपिड बाथ में टेम्परेचर अपन चेक कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ताकि जो है जो पानी का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा ना हो, बॉडी टेम्परेचर से ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पे तो ये तो दोनों कंडीशन गलत हो जाएगी क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा कम है। नेक्स्ट है 98 टू 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, नेक्स्ट है 101 टू 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है पानी का वो बॉडी टेम्परेचर से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो है स्किन जल सकती है, तो ऐसा भी नहीं करना है। सूटेबल टेम्परेचर होना चाहिए। तो टैपिड बाथ जब भी किसी पर्सन को करवाई जाती है तो उसमें जो पानी का जो टेम्परेचर रखा जाता है, वाटर का टेम्परेचर, वो नॉर्मली रखा जाता है 98 डिग्री से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये टेम्परेचर जो है नॉर्मली रखा जाता है टैपिड बाथ के अंदर। ऑप्शन थर्ड जो है वो आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A client at 24-week gestation has been scheduled for an amniocentesis. Which action should the nurse plan to take the care of this patient? एक 24 वीक गेस्टेशन की एक महिला है जिसको शेड्यूल हुआ है, यानी कि एमनियोसेंटेसिस उस महिला का होना है। ठीक है। अब यहाँ पे ये पूछना चाह रहा है कि एज ए नर्सिंग ऑफिसर जो प्लान आप करेंगे, जो केयर प्लान करेंगे, वो आपको बताने है कि कौन कौन सी केयर जो है वो आप प्लान करेंगे, कौन कौन से आपके नर्सिंग एक्शंस यहाँ पे इस पेशेंट के लिए रहेंगे। देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है मॉनिटर मैटरनल वाइटल साइन एंड फिटल हार्ट रेट ड्यूरिंग प्रोसीजर। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्ट दैट एन अल्ट्रासाउंड मशीन विल बी यूज्ड ड्यूरिंग द प्रोसीजर। नेक्स्ट असिस्ट ए वुमेन इन अज्यूमिंग ए सुपाइन पोजीशन विथ वेज अंडर लेफ्ट हिप। नेक्स्ट हैव ए consent from signed to epidural analgesia. Next, explain that 60 ml of amniotic fluid will be withdrawn.
तो देखिए यहाँ पे पूछना क्या चाह रहा है कि एमनियोसेंटेसिस एक महिला का होना है, 24 वीक की वो महिला है, और एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपको एक्शन जो आप लेंगे वो आपको प्लान करना है। कौन कौन से एक्शन आपको यहाँ पे लेने हैं, तो देखिए यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो एक तो देखिए यहाँ पे मतलब एमनियोसेंटेसिस जब भी किया जाता है उससे पहले या फिर जब ड्यूरिंग एमनियोसेंटेसिस आपको क्या करना होता है, मतलब उससे पहले मॉनिटर करना होता है आपको वाइटल साइन एंड फीटल हार्ट रेट ड्यूरिंग प्रोसीजर एंड पहले जो है वाइटल साइंस आपको मॉनिटर करने हैं, और ड्यूरिंग प्रोसीजर वाइटल साइंस तो मॉनिटर करते ही रहना है, साथ ही साथ फीटल हार्ट रेट जो है वो भी आपको ड्यूरिंग प्रोसीजर चेक करते रहना है। दूसरा आपका जो एक्शन रहेगा वो रहेगा इंस्ट्रक्ट एन अल्ट्रासाउंड मशीन विल यूज्ड ड्यूरिंग द प्रोसीजर। पेशेंट को इंस्ट्रक्ट पहले ही कर देना है कि ये जो अल्ट्रासाउंड मशीन है वो प्रोसीजर के दौरान यूज़ होगी, तो ऐसा ना हो कि पेशेंट आपको कहने लग जाएगी नहीं मेरे को मशीन नहीं लगवानी है या फिर अल्ट्रासाउंड नहीं करवाना है इतने समय के लिए, ऐसा वैसा कुछ करने लग जाए। तो देखो यूएसजी की गाइडेंस में एमनियोसेंटेसिस किया जाएगा, तो इसके लिए यूएसजी मशीन बिल्कुल यहाँ पे यूज़ होगी। तीसरा आपको महिला को जो एक्शन एज नर्सिंग ऑफिसर आप एक्शन लेंगे वो ये लेंगे, असिस्ट अ वुमन इन अज्यूमिंग ए सुपाइन पोजीशन विद ए वेज अंडर लेफ्ट हिप। सुपाइन पोजीशन में वो महिला हो एंड वेज जो है वो अंडर लेफ्ट हिप हो, तो ये जो है वो आपको असिस्ट करना है। तो यहाँ पे 1, 2 और 3 जो ऑप्शन है वो आपके क्या है, सही जवाब, यानी ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। बाकी 2 ऑप्शंस यहाँ पे यूज़ नहीं लेने हैं, ठीक है। चलिए इसका रेशनल देख लेते हैं। Maternal vital sign and FHR are monitored during procedure. The test is completed on an outpatient basis under guidance of ultrasound visualization. The client is positioned on her back with a wedge under her left lip to avoid hypotension from pressure of the uterus on the vena cava. Epidural anesthesia is not used to this procedure. Approximately 10 to 15 ml of amniotic fluid is aspirated for the procedure. तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या लिखा गया है कि 60 ml एमनेटिक फ्लूइड जो है वो विड्रॉ करेंगे, तो ऐसा नहीं करते हैं। इसमें जो एमनेटिक फ्लूइड विड्रॉ करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 ml ही विड्रॉ करते हैं। एंड जो एपिड्यूरल एनाल्जेसिया है वो यहाँ पे इस पेशेंट को देने की ज़रूरत नहीं है। जो आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर यहाँ पे जो एक्शन प्लान करेंगे वो क्या क्या करेंगे, एक तो जो है वाइटल साइन मॉनिटर करना है ड्यूरिंग प्रोसीजर, एफएचआर जो है वो मॉनिटर करना है, एंड अल्ट्रासाउंड यानी यूएसजी की गाइडेंस में जो है एमनियोसेंटेसिस परफॉर्म किया जाता है। तो ये तो यूज़ लेनी है, यानी डॉक्टर साहब वैसे यूज़ लेंगे, लेकिन आपका क्या यहाँ पे एक्शन रहेगा ये आपको पेशेंट को बताना है, ठीक है। साथ ही साथ पेशेंट को पोजीशन देनी है जिससे कि जो मतलब हाइपोटेंशन है एंड वेना केवा जो यूट्रस की मतलब यूट्रस से जो प्रेशर लगता है वेना केवा पे वो ना लगे, और हाइपोटेंशन को अवॉइड करने के लिए वेज अंडर लेफ्ट हिप जो है ये पोजीशन आपको देनी है। ये आपके सारे जो है 3 वर्क रहेंगे। जो नहीं रहेंगे वो है एक तो एपिड्यूरल एनाल्जेसिया, दूसरा 60 ml एमनेटिक फ्लूइड विड्रॉ नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच नर्सिंग एक्शन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्हेन कैरिंग फॉर ए क्लाइंट आफ्टर ए कार्डिक कैथेटराइजेशन। देखिए यहाँ पे एक पेशेंट है जिसको कार्डिक कैथेटराइजेशन हो रखा है और ऐसे पेशेंट को आप क्या कर रहे हैं, एज ए नर्सिंग ऑफिसर केयर दे रहे हैं। तो बताइए यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन आपका क्या होगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए पहला है प्रोवाइड फॉर रेस्ट, नेक्स्ट एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, नेक्स्ट चेक एट पल्स डिस्टल टू द इंसर्शन साइट, नेक्स्ट असेस द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एवरी 15 मिनट। कि आप प्रत्येक 15 मिनट से ईएसजी करेंगे या फिर ऑक्सीजन देंगे या फिर रेस्ट प्रोवाइड करेंगे या फिर जो डिजिटल पल्स है वो आप चेक करेंगे इंसर्शन साइट से। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन थर्ड। जिन्होंने ऑप्शन थर्ड किया है, चेक ए पल्स डिजिटल टू द इंसर्शन साइट। इंसर्शन साइट से जो डिजिटल पल्स है वो आपको क्या करनी है, एज ए नर्सिंग ऑफिसर चेक करनी है। ये आपका यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन रहेगा। चलिए इसको थोड़ा सा रेशनल में और देखते हैं। द पल्स should be assessed because the trauma at the insertion site may interfere with the blood flow distal to the site. There is also danger for bleeding. तो ये देखिए मतलब जो आपने कार्डियक कैथेटराइजेशन किया है, जो इंसर्शन साइट है वहाँ पे ट्रोमा होने की वजह से ब्लड फ्लो जो है डिस्टल साइट के लिए इंटरफेयर हो सकता है। इसलिए आपको क्या करना है, डिस्टल पल्स जो है वो आपको चेक करनी है, और इसकी वजह से मतलब ब्लीडिंग जो है ये भी एक डेंजर जो है
आपको इसमें देखने को मिल सकता है कार्डियक कैथेटराइजेशन की वजह से। इसलिए डिजिटल पल्स जो है वो आपको यहाँ पे चेक करनी है। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन रहेगा कार्डियक कैथेटराइजेशन के पेशेंट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A nurse is assessing a client with diabetic ketoacidosis. Which clinical manifestation should the nurse expect? Very important question. डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का आप पेशेंट है जिसको आप असेस कर रहे हैं एज ए नर्सिंग ऑफिसर। बताइए यहाँ पे इस पेशेंट के अंदर कौन कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आपको देखने को मिलेंगे। पहला ऑप्शन है ड्राई स्किन, नेक्स्ट एब्डोमिनल पेन, नेक्स्ट स्मॉल रेस्पिरेशंस, नेक्स्ट एब्सेंस ऑफ कीटोन इन यूरिन, नेक्स्ट ब्लड ग्लूकोज लेवल ऑफ लेस देन 100 mg पर DL। तो यहाँ पे देखिए एक दो जो ऑप्शंस है वो तो आपको देख के लग रहा होगा कि ये तो होंगे ही नहीं। एक तो यहाँ पे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है, ब्लड ग्लूकोज का लेवल तो यहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे तो इसमें क्या बोल रहा है कि 100 mg से भी बिलो ब्लड ग्लूकोज का लेवल होगा, तो ऐसी फाइंडिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। साथ साथ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जब होता है तो कीटोन बॉडीज आपको यूरिन के अंदर देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, एब्सेंस ऑफ कीटोन इन यूरिन। तो ये भी क्या है, आपका गलत ऑप्शन है। तो ये फाइंडिंग भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब देखने को क्या मिलेगी, देखिए स्किन जो है वो ड्राई हो जाएगी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में, एब्डोमेन पेन जो है वो आपको देखने को मिलेगा, कोस्मोल रेस्पिरेशन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या होगा, 1, 2 और 3, यानी ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट जवाब है। बाकी जिन्होंने अदर ऑप्शंस लिखे हैं वो सारे के सारे गलत जवाब है। पांचवा होगा नहीं, चौथा होगा नहीं, तो यहाँ पे पांचवा इसमें है, इसमें चौथा और पांचवा भी है, इसमें चौथा और पांचवा भी इंक्लूड है, तो ये तो होंगे ही नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो जो आपका सही जवाब होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द नर्स इज इंसर्टिंग ए पेरिफेरल इंट्रावेनस लाइन, प्लेस द फॉलोइंग स्टेप्स इन ऑर्डर टू परफॉर्म द प्रोसीजर करेक्टली। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये वही क्वेश्चन आ रहा है जो अपन ने पहले भी पढ़ा है। ऑर्डर में आपको बताना है कि एक नर्स जो है पेरिफेरल इंट्रावेनस लाइन जो है वो इंसर्ट करने वाली है, तो आपको ऑर्डर में बताना है कि प्रोसीजर को कैसे आप करेक्टली परफॉर्म करेंगे। पहला ऑप्शन है यहाँ पे अप्लाई ए टॉर्निकेट अबाउ द इंसर्शन साइट, नेक्स्ट है insert catheter at 5 to 15 degree angle through skin, next select a vein and cleanse the skin, next attach tubing primed with IV solution, next है gather appropriate equipment। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या पूछा गया है कि आप IV लाइन जो है इंसर्ट करने वाले हैं, तो आपको ऑर्डर में बताना है कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, जो इक्विपमेंट है वो आप अपने पास लेंगे, यानी वो आप गैदर करेंगे, अगर कहीं से लाना हो तो वो लेकर आएंगे आप। तो सबसे पहला काम तो आपका क्या होगा, जो भी आपको इक्विपमेंट चाहिए वो सारे के सारे आपके पास में होने चाहिए। तो ये आप सबसे पहला काम करेंगे। सबसे पहले क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद आप क्या करेंगे वो देखते हैं। इसके बाद आपको जो करना है वो क्या करना है, जो साइट है जहाँ पे आप IV लाइन इंसर्ट करना चाहेंगे वो आपको सेलेक्ट करनी है और उस साइट को क्या करना है, क्लीन करना है। यानी आपने इक्विपमेंट लिए, इसके बाद में आपको क्या करना है, वेन को सेलेक्ट करना है जहाँ से आपको इंसर्ट करना है IV लाइन और उसको क्लीन करना है। इसके बाद आपको जो करना है वो क्या करना है, टॉर्निकेट अप्लाई करना है इंसर्शन साइट से अबव। इंसर्शन साइट जहाँ लगानी है, मतलब जहाँ से IV लाइन आपको लगानी है उसके जस्ट ऊपर की तरफ टॉर्निकेट जो है वो आपको अप्लाई करना है, यानी 5 के बाद में 3, 3 के बाद में 1। इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में आपको करना है जो आप इंसर्ट करेंगे IV कैनुला वो आपको 5 to 15 डिग्री एंगल पे स्किन के थ्रू कैथेटर को इंसर्ट करना है। तो ये इसके बाद में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास में बचा लास्ट काम और वो है फोर्थ, अटैच ट्यूबिंग प्राइम्ड विथ IV सॉल्यूशन। IV सॉल्यूशन से आपको ट्यूब को क्या कर लेना है, अटैच कर लेना है। तो आपका जो सही जवाब होगा ऑर्डर में वो क्या रहेगा, 5, 3, 1, 2, 4। 5, 3, 1, 2, 4 जिस ऑप्शन में आ रहा है वही आपका सही जवाब है। तो 5, 3, 1, 2, 4 यानी ऑप्शन ए जो है वो आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलिए इसको थोड़ा सा रेशनल में जानते हैं। बाकी अपन ने जैसे पढ़ा है वैसा का वैसा ही वैसे रेशनल होता है, लेकिन थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाए, किसी किसी को समझ में नहीं आता है तो रेशनल से और अच्छे से वो समझ सकता है। तो देखिए सबसे पहला जो आपका स्टेप रहेगा वो रहेगा इक्विपमेंट लेना।
इक्विपमेंट जो है वो लेना आपका सबसे पहला काम रहेगा। इसके बाद में सेकंड जो आपकी स्टेप रहेगी वो रहेगी वैन को सेलेक्ट करना और उस साइट को आपको क्लीन करना, ये आपका दूसरा काम रहेगा। तीसरा काम रहेगा टॉर्निक्वेट जो है वो आपको अप्लाई करना है। जिस जगह मतलब जो कैथेटर आप इंसर्ट करना चाहेंगे, आईवी लाइन जो इंसर्ट करना चाहेंगे, उसके जस्ट अबव की तरफ टॉर्निकेट जो है अप्लाई करना है। चौथी स्टेप आपकी रहेगी इंसर्शन, मतलब कैथेटर को इंसर्ट करना है। ठीक है, तो कैथेटर को इंसर्ट आप जो करेंगे वो कितने डिग्री एंगल पे करेंगे, 5 से 15 डिग्री एंगल पे। इस प्रकार से आप कैथेटर को इंसर्ट करेंगे। जस्ट लास्ट में आपकी जो फाइनल स्टेज रहेगी वो रहेगी प्राइम्ड जो ट्यूबिंग है जिसको रेगुलेट करना है ड्रिप रेट से, उसको आपको अटैच करना है। एडिशनल स्टेप आर टू रिलीज द टॉर्निक्वेट, कंटिन्यूस टू असेस द साइट, अप्लाई ए ड्रेसिंग एंड डॉक्यूमेंट द प्रोसीजर। इसके अलावा और क्या स्टेप रहेंगे आपके नर्सिंग ऑफिसर, एज नर्सिंग ऑफिसर, वो रहेंगे टॉर्निकेट मतलब आपने अप्लाई कर दिया कैथेटर को, उसके बाद टॉर्निकेट को तुरंत आपको रिलीज करना है। कंटिन्यूसली पेशेंट की जो आपने आईवी लाइन लगाई है उस साइड को आपको असेस करना है एंड साथ ही साथ अप्लाइंग ड्रेसिंग, अगर ड्रेसिंग की जरूरत है वहाँ पे तो वो जैसे आप मतलब एडेसिव टेप वगैरह लगाते हैं आईवी साइड पे, वो ड्रेसिंग है एक प्रकार से, तो वो आपको करनी है एंड जो प्रोसीजर है उसको डॉक्यूमेंट करना है। तो ये एडिशनल स्टेप जो आपने 5 स्टेप पढ़ी है, इनके अलावा आपको ये काम भी करने होते हैं। लेकिन जो आपको पूछा गया है उसका जवाब क्या हो जाएगा, 5 1 3 5 3 1 2 4, यानी ऑप्शन ए जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये आपका ड्रग कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। आज के हमारे सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए क्लाइंट विथ ए थ्रोम्बोएम्बोलिक डिसऑर्डर इज रिसीविंग ए कंटिन्यूअस इंट्रावेनस इन्फ्यूजन ऑफ heparin 1000 unit per hour. There are 25,000 units of heparin in 500 ml of 5% dextrose solution. At how many milliliter per hour should the nurse set a rate on the electronic infusion control device? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक थ्रोम्बो एम्बोलिक डिसऑर्डर का एक पेशेंट है जिसको हिपेरिन जो कंटिन्यूस आईवी हिपेरिन है मतलब इन्फ्यूजन जो है वो करवाना है। तो कंटिन्यूस आईवी इन्फ्यूजन के लिए जो आपको बताया गया वो क्या दिया गया है, हिपेरिन जो है 100 यूनिट जो है वो आपको पर हावर एडमिनिस्टर करनी है। लेकिन आपके पास में अवेलेबल कितनी है, 25,000 यूनिट आपके पास में हिपेरिन अवेलेबल है इन 500 ml ऑफ 5% डेक्सट्रोज सॉल्यूशन। 500 ml जो 5% डेक्सट्रोज सॉल्यूशन है उसके अंदर 25,000 यूनिट जो है वो आपके पास में अवेलेबल है। अब यहाँ पे पूछने क्या चाह रहा है, एट हाउ मैनी मिलीलीटर पर हावर, कितना ml पर हावर आप जो है रेट रखेंगे। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इन्फ्यूजन डिवाइस लगी हुई है यानी कि आप जितने रेट रखना चाहोगे वो उतनी सेट हो जाएगी। तो कितना ml पर हावर रेट रखें जिससे कि ये सॉल्यूशन जो है इतने समय में इतना इन्फ्यूज हो जाए। तो देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो सिंपल सा लगेगा, डिजायर्ड डोज अपॉन अवेलेबल डोज इनटू क्वांटिटी। ये बिल्कुल सिंपल वाला जो फॉर्मूला है वही आपका यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे देखिए डिजायर्ड डोज कितनी है, 1000 यूनिट आपको देनी है, लेकिन अवेलेबल आपके पास में कितनी है, 25,000 यूनिट ये आपके पास में अवेलेबल है। कितने ml में, क्वांटिटी कितनी हो जाएगी आपकी 500 ml, तो 500 ml से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो आप इसको कैलकुलेट कीजिए, 10 मतलब 1000 को 500 से गुना करेंगे यानी इंटू करेंगे तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी कितनी, 50,000। कितनी आ जाएगी, 50,000। ठीक है, और नीचे आपके बच जाएंगे 25,000। चलिए 3 जीरो से 3 जीरो को आप डायरेक्टली उड़ा दीजिए। ठीक है, मतलब यहाँ पे 50,000 क्या, 5 लाख आपके पास में वैल्यू आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे 3 जीरो से आपने 3 जीरो को उड़ा दिया, आपके पास में बच गया 500। 500 को जब आप 25 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार ये भाग जाएगा आपका, ये जाएगा 20 यानी 2 और 0 20 बार आपका भाग जाएगा, यानी कि 20 ml पर हावर आपको क्या देना है। ये ड्रिप जो आप इलेक्ट्रॉनिक इन्फ्यूजन कंट्रोल डिवाइस में जो ड्रॉप मतलब रेट रखेंगे वो कितनी रखनी है, 20 ml पर हावर। चलिए मैं आपको रेशनल में थोड़ा सा और दिखा देता हूँ, बाकी मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी है। डिजायर डोज अपॉन अवेलेबल डोज इनटू क्वांटिटी आपका फॉर्मूला लग जाएगा। डिजायर डोज यहाँ पे 1000 यूनिट दे रखी है, अवेलेबल आपके पास में 25,000 यूनिट है, क्वांटिटी यानी कितने 500 ml 5% डेक्सट्रोज में आपके पास में ये अवेलेबल है, तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 500 ml। बिल्कुल सिंपल सी जो स्टेप है वो आपको यहाँ पे फॉलो करनी है और आपका सही जवाब
आ जाएगा। तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। और आज के हमारे सेशन का नेक्स्ट एंड लास्ट सवाल और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, देखिए क्या पूछा गया है। विच मेडिकेशन डज द नर्स एक्सपेक्टेड टू बी प्रेस्क्राइब्ड फॉर ए चाइल्ड न्यूली डायग्नोस्ड विथ सिस्टिक फाइब्रोसिस। देखिए एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप मेडिकेशन के बारे में अच्छे से जानते हैं, आपने फार्मेकोलॉजी अच्छे से पढ़ रखी है। तो बताइए, एक पेशेंट है यानी कि एक बच्चा है जो अभी अभी नया नया डायग्नोस हुआ है सिस्टिक फाइब्रोसिस से। तो इस पेशेंट को यानी इस बच्चे को कौन कौन सी मेडिकेशंस जो है वो दी जाएगी, कौन कौन सी मेडिकेशंस एडमिनिस्टर की जाएगी। पहला ऑप्शन है स्टीरॉइड, नेक्स्ट है एंटीबायोटिक, नेक्स्ट है एंटीहिस्टामिन, नेक्स्ट है पैनक्रिएटिक एंजाइम, नेक्स्ट है फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स। देखिए एक तो यहाँ पे इस पेशेंट को एंटीबायोटिक दी जाएगी, सीलिएक डिजीज हुई है, एंटीबायोटिक तो देनी ही देनी है, ठीक है। साथ ही साथ इस पेशेंट को पैनक्रिएटिक एंजाइम भी देना है, प्रॉपरली पैनक्रिएटिक एंजाइम नहीं बन पाता है और सिस्टिक फाइब्रोसिस उसको हो रखा है, तो पैनक्रिएटिक एंजाइम भी इस पेशेंट को देना है। इसके अलावा फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स जो है वो भी इस पेशेंट को देने हैं। तो यानी कि सिस्टिक फाइब्रोसिस से ये जो न्यूली बच्चा डायग्नोस हुआ है, इसको जो मेडिकेशंस दी जाएगी, जो नर्स एक्सपेक्ट कर रही है डॉक्टर से, और डॉक्टर जो है प्रेस्क्राइब भी यही करेगा। तो यहाँ पे जो नर्स एक्सपेक्ट करेगी वो क्या करेगी कि एंटीबायोटिक इस पेशेंट को लिखी जाएगी, पैनक्रिएटिक एंजाइम इस पेशेंट को लिखा जाएगा और वो एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपको एडमिनिस्टर करना होगा, एंड एक फैट सॉल्युबल वाइटामिन जो है वो भी इस पेशेंट को लिखा जाएगा। और जब डॉक्टर साहब लिख देते हैं तो आपको एज ए नर्सिंग ऑफिसर उनको देना होता है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, 2, 4 और 5, यानी ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलिए इसको रेशनल में थोड़ा सा और देख लेते हैं। Antibiotics are prescribed to treat recurrent respiratory tract infection, and thick secretions obstructed the pancreatic duct and essential pancreatic enzyme are blocked for reaching the duodenum. Therefore, pancreatic enzyme is administered with meals to assist with digestion. Fat soluble vitamins are a necessary secondary to decrease absorption of fat. देखिए यहाँ पे एंटीबायोटिक्स तो देनी पड़ेगी, साथ ही साथ पैनक्रिएटिक डक्ट में सिक्रेशंस के ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से पैनक्रिएटिक एंजाइम रिलीज नहीं हो पाएंगे। पैनक्रिएटिक एंजाइम रिलीज नहीं होने की वजह से पैनक्रिएटिक एंजाइम इस पेशेंट को एडमिनिस्टर करना होगा, जिससे कि डाइजेशन जो है वो प्रॉपरली हो सके, जो भी मील पेशेंट ने लिया है उसका डाइजेशन प्रॉपरली हो सके। एंड फैट सोल्यूबल वाइटामिन भी देना होगा जो कि नेसेसरी होते हैं, सेकेंडरी टू डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, फैट के एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करने के लिए फैट सोल्यूबल वाइटामिन जो है वो नेसेसरी होंगे। तो ये फैट सोल्यूबल वाइटामिन भी इस पेशेंट को एडमिनिस्टर करना होगा। तो ये था आज का अपना सेशन, यानी कि अपन ने आज कंप्लीटली 200 क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हैं। आप सभी से निवेदन रहेगा कि आप सभी अपने साथी लोगों को वीडियो की लिंक और जो टेस्ट की लिंक आपको मिलती है वो शेयर करते रहे, ताकि उन्हें भी बेस्ट से बेस्ट ये एमसीक्यूज़ का सेशन जो है वो मिलता रहे, वो भी अपनी बेस्ट से बेस्ट तैयारी करते रहें। एंड एक छोटी सी अपडेट मैं लास्ट में आप लोगों को दे देता हूँ। अभी 4 से 5 दिन जो है हम टेस्ट नहीं ले पाएंगे, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बिजी हैं अभी, तो 4-5 दिन जो है टाइम नहीं मिल पाएगा। और टेस्ट ले भी लेंगे तो फिर वो आपको जो है सेशन वगैरह यानी कि जो आंसर की है वो प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे। तो इस वजह से अभी 4-5 दिन के लिए एक बार के लिए होल्ड कर रहे हैं हम टेस्ट को, उसके बाद फिर से अपन कंटिन्यू जो है टेस्ट करेंगे। और एग्ज़ाम से 10 दिन पहले अपन टेस्ट जो है वो होल्ड कर देंगे। तो जितने भी 4-5 जो और टेस्ट हो पाएंगे वो हम आप लोगों को और प्रोवाइड करवाएंगे, 7 हो चाहे 8 हो, जितने भी टेस्ट है वो जो आप लोगों को मिलेंगे वो हम प्रोवाइड करेंगे, लेकिन 10 दिन पहले हम टेस्ट को होल्ड कर देंगे। 10 दिन तक सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी तैयारी अच्छे से और बेस्ट करनी है, जितना हम बेस्ट कर सकते हैं उतना बेस्ट हम आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं। बाकी आप समझ सकते हो हमारा जो कंटेंट है वो कितना गज़ब का है, वो आप देख सकते हो। अदर आप यूट्यूब चैनल देखते होंगे जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन को समझाने के लिए पूरा 1.5 घंटा लग जाता है, जिसमें से 40 से 50 मिनट जो है वो उनकी वो कहानी होती है अगरबत्ती लगाने वाली मान लीजिए, या फिर आग लगाने वाली मान लीजिए, या फिर उनका जो यूँ समझ सकते हैं कि कोर्स का जो प्रमोशन होता है कि ये कोर्स ले लो, वो कोर्स खरीद लो, ये बेच मतलब वो बेचने में लगे रहते हैं चारों तरफ से। तो उनमें जो है 40 से 45 मिनट या 50 मिनट जो है वो उनके लग जाते हैं। मैं किसी की मतलब बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप देखते होंगे, अक्सर मैंने भी देखा था, मैं अभी भी देख लेता हूँ कभी कभार, तो ऐसा चलता रहता है। तो अपने पास वो तो है नहीं,
वो तो हमारे पास है नहीं, और अगर ऐसा कुछ देखना हो तो वो भी हम भी चालू कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि 40-45 मिनट जो है वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं को देना है। ये कोर्स हमारा लॉन्च हो रहा है, इसमें आपको वो मिलेगा, ये मिलेगा, ये आपको मिलेगा, ये मिलेगा, वो आपको एग्जाम में सारे क्वेश्चन वहाँ से मिलेंगे, वो मिलेंगे, लेकिन मिलता है ऐसा कुछ नहीं है। जो आप पढ़ोगे वही आपके काम आएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, जब भी अपना सेशन होगा। अभी मैंने आपको बता दिया 4-5 दिन जो है सेशन नहीं हो पाएगा बिजी होने की वजह से। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। और हम कोशिश करेंगे कि जो प्रीवियस ईयर के अपने कुछ पेपर्स बचे हुए हैं, शायद 2 पेपर तो पूरे बचे हुए हैं एंड 50 क्वेश्चंस एक ESIC जो का जो पेपर हुआ था उसके बचे हुए हैं, तो वो हम कंप्लीट कर लेंगे इन 4-5 दिन के अंदर। 5 सेशन जो है वो इनके आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी हम 4-5 दिन बाद में फिर से टेस्ट स्टार्ट कर देंगे। तो आपको 7-8 दिन जो भी बचते हैं वो आपको और टेस्ट वगैरह जो है वो आपको मिल जाएंगे, जिससे कि आपकी एग्ज़ाम के हैबिट भी जो है वो इम्प्रूव हो जाए और यूपीएससी पैटर्न के क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ESIC पेपर के साथ में, और टेस्ट सेशंस बाद में लेंगे जैसे अपने ESIC के पेपर्स पूरे हो जाएंगे। अभी मैं थोड़ा सा बिजी भी हूँ, इस वजह से नहीं ले पाऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।